बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से यूनिट और कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के PYQ को प्रैक्टिस, वो भी कौन सा, यूनिट नंबर 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। और वो पेपर जो आपका फरवरी 2022 में हुआ था, जिसको जून 2021 का नाम दिया गया है, वहां उस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, वो हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं तो फरवरी 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें यूनिट 6 से पार्ट बी के अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं, जबकि पार्ट सी के अंदर 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पार्ट बी के ये 3 क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट सी के 7 क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन आईडी है 97 और क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। यानी कि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो रूट से आया हुआ है, प्लांट की जो रूट होती है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं। रूट हेयर, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम रीच मैचुरेशन इन इलोंगेशन जोन ऑफ अ डेवलपिंग रूट। देखो, इन सभी के स्टेटमेंट्स की जो थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, ये हम किस बिहाफ पर बता सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम मैंने आपके सामने लगाया है। इसमें देखिएगा, रूट जो होती है उसके पास 3 जोन होते हैं या फिर 3 रीजन होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो सबसे नीचे होता है, इसके बाद होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, और ये जो रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर हमेशा रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही डेवलप होते हैं, इन दोनों रीजन में ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात अगर समझ आई है तो अपने स्टेटमेंट को फिर से रीड करते हैं कि जो रूट हेयर होते हैं वो इलोंगेशन जोन में होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक मान के चलो कि एंडोडर्मिस ठीक है, मिल जाएगा, जाइलम भी मिल सकता है, यहाँ फ्लोएम भी मिल सकता है, लेकिन रूट हेयर तो हमेशा जोन ऑफ मैच्योरेशन में होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि इलोंगेशन जोन में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द रूट एपिडर्मल सेल्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग रूट हेयर आर कॉल्ड एट्रिकोब्लास्ट। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसे सेल, रूट के ऐसे एपिडर्मल सेल जो रूट हेयर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उन सेल को हम एट्रिकोब्लास्ट कहते हैं। और यहां पर भी सेम स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट जस्ट अबव द रूट कैप। तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए, सबसे नीचे होता है ये रूट कैप, रूट कैप के ऊपर यानी उससे ऊपर क्या होता है, ये क्विसेंट सेंटर होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि क्विसेंट सेंटर जो है रूट के ऊपर होता है, रूट कैप के ऊपर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट है इन अराबिडोप्सिस एन ऑक्सिन ट्रांसपोर्टर, जिसका नाम है ABCB4 play a role in root hair emergencies by maintaining इंट्रासेलुलर ऑक्सिन कंसंट्रेशन। इसमें कहा है कि अराबिडोप्सिस जो प्लांट है उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है ABCB4, उसका बहुत अच्छा रोल होता है रूट हेयर की फॉर्मेशन में। तो देखिएगा, इसके लिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि अराबिडोप्सिस के अंदर जो एक ABCB4 मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ATP बाइंडिंग कैसेट B4, यानी कि ABCB4 मिलता है। ये क्या है, इज अ रूट लोकलाइज ऑक्सिन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, प्ले अ रोल इन रूट हेयर इमरजेंसीज बाय मेंटेनिंग इंट्रासेलुलर ऑक्सिन कंसंट्रेशन। यानी कि ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो सेल के अंदर ऑक्सिन के लेवल को इंक्रीज करता है, जिसके कारण वहां रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। यहां पर भी सेम लिखा है कि सेल के अंदर ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन है उसको कौन मेंटेन करता है, ये ABCB4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में से जो ए है वो गलत है, बी सी डी हमारा सही है। तो ए यहाँ पर है, ए गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी सी डी। चलिए तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 100 से, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैक्री एलिमेंट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जिसके पास वस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और ये ट्रैक्री एलिमेंट उन्हीं का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दी है ट्रैक्री एलिमेंट के बारे में ही है, और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स आर हाईली इलोंगेटेड टेपर्ड सेल्स दैट कंडक्ट वाटर। चलिए तो इसको बताने के लिए मैं आपको ये थ्योरी समझा देती हूँ एक बार फटाफट से। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रैक्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, वो क्या होते हैं। आर डेड होलो सेल्स दैट पैटर्न सेल वॉल कंप्राइजिंग जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स। तो जो जाइलम होता है प्लांट के अंदर, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। तो 4 में से जो जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स होती हैं, उन दोनों को मिलाकर हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रैक्री एलिमेंट। ठीक है, जाइलम के टोटल 4 पार्ट होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। तो इनमें से जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स को कंबाइनली हम ट्रैक्री एलिमेंट्स बोल देते हैं। ओके, चलिए तो देखिए जाइलम वेसल्स क्या होती हैं। जाइलम वेसल्स एलिमेंट्स आर लेस इलोंगेटेड, यानी कि वो थोड़े छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बट वाइडर होते हैं, चौड़े होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी लेंथ तो इतनी होती है लेकिन वो थोड़े वाइड होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या होता है कि जो जाइलम वेसल्स है ये एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती है मोस्टली, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मिल सकती है। कुछ एक के अंदर ही मिलती है, सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जाइलम वेसल्स नहीं मिलती है। ठीक है, बात करते हैं अगर जाइलम ट्रैकिड्स की, तो जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ये हाईली इलोंगेटेड होते हैं, यानी काफी बड़े होते हैं, टेपर्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से टेपर्ड होते हैं और साथ में नैरो होते हैं एज कंपेयर टू वेसल्स, ये थोड़े पतले भी होते हैं। इसके बाद दीज आर मेजरली अकर इन जिम्नोस्पर्म। ये जो जाइलम ट्रैकिड्स होती है मोस्टली जिम्नोस्पर्म के अंदर ही मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा, अब रीड कीजिए अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। जाइलम ट्रैकिड्स आर हाईली इलोंगेटेड टेपर्ड सेल्स दैट कंडक्ट वाटर, यानी कि जो जाइलम ट्रैकिड्स होती हैं वो हाईली इलोंगेटेड होते हैं। बिल्कुल सही, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जाइलम ट्रैकिड्स क्या है, लंबे भी होते हैं और नैरो भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो जाइलम वेसल्स एलिमेंट्स है आर लेस इलोंगेटेड, बिल्कुल सही है, बट नैरो देन ट्रैकिड्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो छोटे तो होते हैं लेकिन नैरो नहीं होते ट्रैकिड से, बल्कि वो क्या होते हैं, ट्रैकिड से थोड़े वाइड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद एंजियोस्पर्म में हैव बोथ ट्रैकिड्स एज वेल एज वेसल्स एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। हालांकि एंजियोस्पर्म में वेसल्स ज्यादा होती हैं, ये ट्रैकिड्स कम होते हैं, लेकिन मिलते तो दोनों ही हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कहा है वेसल्स एलिमेंट आर द ओनली ट्रैक्री एलिमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा है कि जो वेसल्स होती हैं वो मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म में कहीं कहीं पर मिलती है, लेकिन इसमें लिखा है कि मोस्टली सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलता है, वेसल्स ही मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए ए सही है और सी सही है, तो देखिए यहाँ ए और सी, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ओके, अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, इसको फिर रिवाइज भी करना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन आईडी है 101। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के रिगार्ड में ये क्वेश्चन आया है। फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, जिसको PIFS से भी बोलते हैं, या फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स इन प्लांट। यानी कि ये जो PIF है ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्लांट के अंदर उनके फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है।
ठीक है। फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में किस किस तरीके से प्लांट के अंदर चेंज होगा, उसको रेगुलेट करने का काम ये PIF करता है, जिसका फुल फॉर्म है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। इसके रिगार्ड में ही आपको ये 4 स्टेटमेंट दी है और पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है PIF प्रोमोट स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस बाय सर्विंग एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ डार्क इंड्यूस जीन। फर्स्ट ये है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, PIF के बारे में। फाइटोक्रोम जो होते हैं, फाइटोक्रोम जो क्या करते हैं, वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जब जैसे भी लाइट आती है तो वो उस लाइट में चेंज करते हैं प्लांट के अंदर। लेकिन ये जो PIF है ये रेगुलेट कर देता है, यानी कि ये नेगेटिव रेगुलेटर है। जब हमारा फाइटोक्रोम नहीं होगा, जब PIF एक्टिव रहता है और वो फिर ऐसी एक्टिविटी करेगा जो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती है, जैसे कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है PIF और फाइटोक्रोम क्या करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नाइट टाइम है। नाइट टाइम में यहाँ पर जो PIF है वो बिल्कुल एक्टिव है और वो अपने जीन को इंड्यूस करेगा और यहाँ स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लाइट की कंडीशन है, यहाँ फाइटोक्रोम एक्टिव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये PFR क्या होता है, ये PFR फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म है। लाइट की प्रेजेंस में ये PFR एक्टिव हो जाता है और PIF को डिग्रेड करवा देता है। तो नाइट में तो PIF अपने जीन को प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन डे टाइम में ये जो PIF होता है ये खुद ही डिग्रेड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर होता है, यानी कि PIF जो है, एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फाइटोमॉर्फोजेनेसिस। ये फाइटोमॉर्फोजेनेसिस का नेगेटिव रेगुलेटर है। ठीक है, most PIF are constitutive activators of genes that are expressed in the dark or in response to shade। यानी कि जो PIF होता है ये कब एक्टिव होंगे, जब डार्क होगा या फिर शेड वाला एरिया होगा जहां पर लाइट अच्छे से नहीं जा पाती है। ठीक है, इन द लाइट की कंडीशन में क्या होता है, ये PFR क्या करते हैं, प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ द PIF। लेकिन जब लाइट होता है तो ये PFR क्या कर देते हैं, इन PIF को डिग्रेड कर देते हैं, ब्लॉकिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस जीन। यानी कि PIF का डिग्रेडेशन मतलब जो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगर ये बात समझ आई है तो अब हम अपने इनको जो स्टेटमेंट है रीड करते हैं। जो PIF है प्रमोट करता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, एग्जैक्टली अभी हम देख के आए हैं, अभी हमने पढ़ा भी है कि ये जो PIF है ये प्रमोट करता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को। कैसे, एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ डार्क इंड्यूस जीन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही। इसके बाद नेक्स्ट है PIF on interaction with PR get phosphorylated follow by degradation by the proteasomal complex। तो ये बात गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइटोक्रोम होता है उसके पास 2 फॉर्म होती है, PR एंड PFR। तो जो PIF है उसका डिग्रेडेशन कौन करता है, देखिए इस डायग्राम में PIF का डिग्रेडेशन PFR करता है, ना कि PR। लेकिन यहां लिखा है कि PR करता है उसका डिग्रेडेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है द डिग्रेडेशन ऑफ PIF टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एग्जैक्टली, लाइट में फाइटोक्रोम एक्टिव रहता है और वो PIF को डिग्रेड कर देता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। PIF इंड्यूस जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन लाइट। एग्जैक्टली, है ना, PIF के जो जीन होते हैं वो केवल नाइट में ही एक्टिव होते हैं, डे टाइम में नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर केवल B गलत है, A C D सही है। तो B गलत है तो B यहाँ पर भी है, ये भी हो जाएगा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है दैट इज A, C एंड D। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आया हुआ है फाइटो हार्मोन से। यानी प्लांट के पास जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है, जैसे कि इथिलीन है, इन पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। द फाइटो हार्मोन इथिलीन के बारे में कहा है, मिथाइल जैस्मोनेट और सैलिसाइलिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस। ये जो 3 हार्मोन है ये तीनों ही प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग इंडक्शन ऑफ डिफेंस PDF 1.2 एंड पैथोजेनेस रिलेटेड प्रोटीन दैट इज PR1। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए तो ये जो दो प्रोटीन आपको दिए हैं दैट इज PDF 1.2 एंड सेकेंड पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन दैट इज PR1, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो प्लांट डिफेंसिन, ये जो PDF 1.2 था उसका डेफिनेशन यानी फुल फॉर्म होता है प्लांट डिफेंसिन 1.2, जिसको शॉर्ट में PDF 1.2 कहेंगे। और ये जो PR1 है ये होता है पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो PDF 1.2 है इसको इनकोड करता है इथिलीन एंड जैस्मोनेट रिस्पॉन्सिव प्लांट डिफेंसिन, यानी कि ये जो दो फाइटो हार्मोन है, कौन कौन से, इथिलीन और जैस्मोनेट, ये दोनों ही इसकी फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि हमारा जो सैलिसाइलिक एसिड है, जो सैलिसाइलिक एसिड फाइटो हार्मोन है, ये फॉर्म करता है PR1 को। आपको केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे, इथिलीन और मिथाइल जैस्मोनेट एक्टिवेट करते हैं PDF 1.2, अभी हम पढ़ के आए हैं ऐसा ही होता है, तो ये सही हो जाएगा। इथिलीन मिथाइल जैस्मोनेट एक्टिवेट PR1, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो सैलिसाइलिक एसिड है दैट इज SA एक्टिवेट करता है PDF 1.2 को, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सैलिसाइलिक एसिड एक्टिवेट PR1, ये सही है ना। चलिए तो A और D यहां पर सही हो जाएंगे, B और C गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा A एंड D। ओके, चलिए सो द राइट आंसर विल बी A एंड D फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 103 से। अ रिसर्चर हैज ऑब्टेन एन अराबिडोप्सिस म्यूटेंट डिफेक्टिव इन स्ट्रिगोलेक्टोन, अ नोवल प्लांट हार्मोन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द म्यूटेंट फिनोटाइप। यानी इस क्वेश्चन में कहा है कि प्लांट के पास जो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है स्ट्रिगोलेक्टोन, जिसको शॉर्ट में हम SL भी बोलते हैं। तो एक रिसर्चर है जिसने एक प्लांट को फाइंड आउट किया है जिसके पास ये हार्मोन नहीं है, यानी वो प्लांट कैसा है, म्यूटेंट प्लांट है जिसमें स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताया है उस म्यूटेंट प्लांट का फिनोटाइप, यानी एक ऐसा प्लांट जिसके पास स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि उनमें से कौन सा सही है, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट है शूट ब्रांचिंग गेट्स इनहांस इन द म्यूटेंट प्लांट, यानी उस प्लांट में जिसमें स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है वहां पर ये जो शूट की ब्रांचिंग है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो अगर एक ऐसा प्लांट है जो कि नॉर्मल है, यानी जिसके पास स्ट्रिगोलेक्टोन है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रिगोलेक्टोन इनहिबिट कर देता है साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन ही है। साइटोकाइनिन का काम होता है कि प्लांट में ब्रांचिंग कराना। प्लांट में जो ब्रांचिंग होती है वो कौन कराता है, साइटोकाइनिन। लेकिन स्ट्रिगोलेक्टोन साइटोकाइनिन को ही इनहिबिट कर देता है। तो अगर ये इसको इनहिबिट करेगा तो साइटोकाइनिन का जो फंक्शन है वो प्लांट में नहीं हो पाएगा। यानी अगर स्ट्रिगोलेक्टोन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर शूट ब्रांचिंग नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा प्लांट जिसमें स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेंट प्लांट है। तो वहां पर अगर स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है तो वो साइटोकाइनिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और अगर साइटोकाइनिन अपना फंक्शन करता रहेगा तो वो क्या करेगा, शूट की ब्रांचिंग को इनहांस करा देगा। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लांट जिसके पास स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है वहां पर शूट की ब्रांचिंग बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। और हमारा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें भी सेम बात कही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हाइफल ब्रांचिंग ऑफ अर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंजाई, जिसको हम AM फंजाई भी बोलते हैं, गेट्स इनहांस ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन इन द म्यूटेंट प्लांट। यानी जो म्यूटेंट प्लांट है वहां पर इस AM फंजाई की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। देखिए इसके लिए भी हम ये बात करेंगे कि ये जो स्ट्रिगोलेक्टोन होता है ये क्या करता है, प्रोमोट करता है द सिम्बायोसिस विद अर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंजाई एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया के साथ में प्लांट के साथ में ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो फंजाई है अगर एसोसिएट करना चाहती हैं तो वो कब कर पाती हैं, जब प्लांट में स्ट्रिगोलेक्टोन होता है।
क्योंकि ये स्ट्रिगोलेक्टोन इनके जो फॉर्मेशन है, इनकी जो ग्रोथ है प्लांट के साथ में, उसको इन्हांस कर देता है। लेकिन अगर प्लांट में स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है तो ये फंजाई और ये बैक्टीरिया कभी भी उस प्लांट के साथ में सिम्बायोसिस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि नो सिम्बायोसिस विद AMF या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो म्यूटेंट प्लांट में इनकी ग्रोथ नहीं होती है। और हमारे इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि हाइफल ब्रांचिंग जो होती है AM फंजाई की, वो इन्हांस हो जाती है म्यूटेंट प्लांट में, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। शूट ब्रांचिंग गेट्स इनहिबिटेड इन द म्यूटेंट प्लांट। इसमें लिखा है कि शूट की ब्रांचिंग इनहिबिट हो जाएगी, नहीं, ये तो नहीं। अभी हमने पढ़ा है ना कि शूट की जो ब्रांचिंग है वो इन्हांस हो जाती है, ना कि इनहिबिट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज प्रिवेंटेड नियर द म्यूटेंट प्लांट। इसके लिए भी देखो हमें ये पॉइंट याद करना होगा कि अगर प्लांट में स्ट्रिगोलेक्टोन होता है तो वो प्रोमोट कर देता है पैरासिटिक प्लांट के सीड के जर्मिनेशन को। यानी अगर कोई ऐसा प्लांट है जो पैरासिटिक है तो उसके सीड का जर्मिनेशन कौन कराता है? ये हार्मोन कराता है। लेकिन अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो वहां पर सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होगा पैरासिटिक प्लांट के। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या लिखा है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज प्रिवेंटेड नियर द म्यूटेंट प्लांट। बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा प्लांट जिसके पास स्ट्रिगोलेक्टोन नहीं है तो वहां पर सीड का जर्मिनेशन भी बंद हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम B और C गलत है, A और D सही है। तो A और D यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 104 से। क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? फोटोसिंथेसिस आया है, वो भी लाइट रिएक्शन से। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फॉर्म करते हैं ATP एंड NADPH। ठीक है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ETC ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी है लाइट रिएक्शन के बारे में और आपसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपसे पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P680 मूव्स फर्स्ट टू क्विनोन एंड देन टू द फियोफाइटिन। हम सभी जानते हैं लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले मूव करते हैं क्विनोन में और फिर जाते हैं फियोफाइटिन में। तो देखो ये है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन में हमें पता है कि ये होता है P680, यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है और फिर यहां जाता है। यानी यहां से स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन और वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है P680 यानी फोटो सिस्टम सेकंड ये है और ये फोटो सिस्टम 1 है। तो फोटो सिस्टम सेकंड यानी कि P680 से पहले इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफाइटिन में और फिर जाता है क्विनोन में, ये है क्विनोन। लेकिन यहाँ उल्टा बोला हुआ है कि पहले जाता है क्विनोन में फिर जाता है फियोफाइटिन में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कहा है P70 को, मतलब जो P700 है, कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। चलिए देखते हैं इसको भी कि देखो ये है P700, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं? प्लास्टोसाइनिन से मिलते हैं। बिल्कुल सही है। पहले देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास आता है और फिर यहाँ से यहाँ पर जाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही दिया हुआ है कि ये जो P700 है ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है? फ्रॉम द प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो NADPH है इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बिल्कुल एंड पर फॉर्म होता है NADPH, ये भी बिल्कुल सही है, लास्ट में ही फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। आगे द हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन गेट्स कंसंट्रेटेड इन द थाइलाकोइड ल्यूमेन। ये भी हम सभी जानते हैं कि जो थाइलाकोइड की ल्यूमेन होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो जमा होते रहते हैं, बनते रहते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट
ए गलत है, बाकी सब सही है। तो ए गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है बी सी डी है। ओके, चलिए, तो अगर ये समझ आया है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन आईडी 105 से है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रॉम द सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। ठीक है, लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। यहाँ पर आपको दिया गया है नेचुरल प्रोडक्ट और यहाँ दिया गया है कि वो किस चीज से बने होते हैं। तो देखो, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड द बेसिक यूनिट। सबसे पहले है फिनोलिक्स, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, आपको इसके लिए ये याद करना होगा कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बने होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी उनके पास नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम एल्केलॉइड को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कहते हैं। फिनोलिक्स जो होते हैं वो क्या है? एरोमेटिक रिंग होती है जिस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी इस तरीके से एरोमेटिक रिंग बनी होती है और उस पर ऊपर OH होता है, तो वो हो जाते हैं फिनोल। इसके बाद टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? सभी टर्पिनॉइड्स जो भी हैं वो बने होते हैं 5 कार्बन की आइसोप्रीन यूनिट से, यानी कि C5 होता है जितने भी टर्पिनॉइड होते हैं। इसके बाद जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं ये बने होते हैं ग्लूकोज से प्लस नॉन ग्लूकोज यूनिट से, यानी एक होता है ग्लाइकन, एक होता है ए ग्लाइकन यूनिट, इससे बनता है ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिनोलिक्स क्या होता है? अभी हमने देखा है एरोमेटिक रिंग पर जब OH ग्रुप आ जाता है उसको फिनोलिक्स कहते हैं। एल्केलॉइड्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसका ये हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स क्या है? 5 कार्बन की आइसोप्रीन यूनिट से बनते हैं और ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ए का ऑप्शन है 4, ए का है 4। ओके, बी का दिया हुआ है थर्ड, बी का है थर्ड, तो ये तो नहीं होगा। यस, ये हो जाएगा, है ना, कि ए का कितना, ए का कौन सा है? 4th है, बी का क्या है? 3rd है, सी का क्या है? 1st है और डी का क्या है? 2nd है। सो द राइट आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन खत्म ही हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 क्वेश्चन हैं, वो हम सब कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, इस वीडियो को भी देखना है और आगे भी जो वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी PYQs को आपको जरूर देखना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।